हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का भूगोल चैप्टर 2, जिसमें वन एवं वन्य जीव संसाधन को दिया गया है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यानी कि चैप्टर 1 में संसाधन एवं विकास को पढ़ा था, और अब हम चैप्टर 2 में वन एवं वन्य जीव संसाधन को पढ़ेंगे। तो आइए अब बिना किसी देरी के हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि जैव विविधता किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैव विविधता किसे कहते हैं इसे हम जान लेते हैं। तो जैव विविधता का अर्थ है आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए तथा परस्पर निर्भर पादप और जंतुओं के विभिन्न प्रकार। इसमें जीव आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए रहते हैं और इनके अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसे जैव विविधता के नाम से हम जानते हैं। आगे देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति। दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है प्राकृतिक रूप से स्वयं उगने व पनपने वाले पादप जैसे वन, घास, भूमि आदि इसके प्रकार हैं। इसे अछत वनस्पति के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अछत मतलब प्राकृतिक होता है, तो इसे प्राकृतिक वनस्पति के रूप में भी जाना जाता है। अब हम स्वदेशी वनस्पति प्रजातियों को देखेंगे। स्थानिक पादप अछत वनस्पति यानी कि प्राकृतिक वनस्पति जो विशुद्ध रूप में भारतीय हैं, इसे स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां भी इसे हम कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं पारितंत्र यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। अब हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जान लेते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में किसी क्षेत्र के पादप और जंतु अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी जीव आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और वे परस्पर जुड़े हुए होते हैं। यह एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। मानव भी इस तंत्र का एक प्रमुख भाग है। हाँ दोस्तों, मानव भी इस तंत्र का एक प्रमुख भाग है। मानव फसल उपजाता है और उसे भोजन योग्य बनाता है, जिससे हमें पता चलता है कि मानव फसल और अनाज पर निर्भर है। आगे देखते हैं वन्य जीवन। तो वन्य जीव जो अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं यानी कि वनों में रहते हैं, तो उनका ये जीवन वन्य जीवन कहलाता है। फ्लोरा किसी क्षेत्र या काल विशेष के पादप को हम फ्लोरा कहते हैं। और फौना जंतुओं की प्रजातियां हैं। जी हाँ दोस्तों, फौना जंतुओं की प्रजातियां हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में बाघों की कुल आबादी 55,000 थी, जो 1973 में घटकर 1827 हो गई। बाघों की आबादी के लिए अब हम खतरे को जान लेते हैं, यानी कि बाघों की आबादी के लिए खतरे के कारण को जान लेते हैं। व्यापार के लिए शिकार। जी हाँ दोस्तों, व्यापार के लिए शिकार, सिमटता आवास, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की घटती संख्या आदि बाघों की आबादी के लिए खतरे के कारण है। दोस्तों, आगे देखिए महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण है। दोस्तों, बाघ परियोजना में ही गेंडा परियोजना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना तथा कई अन्य इको विकासीय परियोजनाएं शुरू की गई है। 89 राष्ट्रीय उद्यान, 490 वन्य जीव अभ्यारण्य तथा प्राणी उद्यान बनाए गए हैं। दोस्तों, कितने बनाए गए हैं? 89 राष्ट्रीय उद्यान, 490 वन्य जीव अभ्यारण्य तथा प्राणी उद्यान बनाए गए हैं। इन सब के अतिरिक्त हम सभी को हमारे प्राकृतिक परिस्थितिकी व्यवस्था के महत्व को हमारी उत्तरजीविता के लिए समझना अति आवश्यक है। दोस्तों, हाँ दोस्तों, इन सब के अतिरिक्त हम सभी को हमारे प्राकृतिक परिस्थितिकी व्यवस्था के महत्व हमारी उत्तरजीविता के लिए समझना अति आवश्यक है। अब हम चिपको आंदोलन को देखेंगे। दोस्तों, यह एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई के विरुद्ध करने के लिए किया था। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश में चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, अब हम प्रोजेक्ट टाइगर को देख लेते हैं। बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया था। इसका यह कारण था कि यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती हैं और इनकी संख्या घटती रहती हैं, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। हाँ दोस्तों, यह जातियां संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन आदि जीवों को देखते हैं।
वैसी स्थितियों में ये शामिल हो जाएंगी। आगे देखते हैं संकटग्रस्त जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही स्थिति अगर जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन हो जाएगा। जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, शंघाई आदि जैसे जीवों को हम देखते हैं। और दोस्तों यह फिगर में भी दिखाया गया है वही सभी जीवों को जिनकी जातियां संकटग्रस्त अवस्था में है। और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। रक्षित वन, अब हम रक्षित वन को देख लेंगे दोस्तों। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। हाँ दोस्तों, इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अब अवर्गीकृत वन को हम देखेंगे। अन्य सभी प्रकार के वन्य और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आगे देखते हैं वन्य जीवन को होने वाले अविवेकी ह्रास पर नियंत्रण। जी हाँ दोस्तों, वन्य जीवन की ह्रास पर नियंत्रण के उपाय को हम देखेंगे। सरकार द्वारा प्रभावी वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम। भारत सरकार ने लगभग 14 जैव निचय प्राणी जात व पादप जात हेतु बनाए हैं। सन 1992 में भारत सरकार द्वारा कई वनस्पति उद्यानों को वित्तीय एवं तकनीकीय सहायता दी गई है। जी हाँ दोस्तों, 1992 में भारत सरकार द्वारा कई वनस्पति उद्यानों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता दी गई है। बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई है और वन्य जीव के व्यापार पर रोक लगाया गया है। वन्य जीवन के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है और कई केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए हैं। कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ खास जानवरों की रक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर को हम देखते हैं। अब हम इनके संरक्षण के लाभ को देख लेते हैं। संरक्षण से कई लाभ होते हैं। इससे परिस्थिति की विविधता को बचाया जा सकता है। इससे हमारे जीवन के लिए जरूरी मूलभूत चीजें जैसे कि हवा, मिट्टी, जल इत्यादि का संरक्षण भी होता है। अब हम वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण को देखेंगे। आरक्षित वन, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन, पेयजल और अन्य मूलभूत चीजें हैं, इन संसाधनों की कमी होने से महिलाओं को अधिक काम करना पड़ता है। कुछ गांवों में पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। वनोन्मूलन से बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक विपदाएं बढ़ जाती हैं, जिससे गरीबों को काफी कष्ट होता है। भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 को अब हम देखेंगे दोस्तों। 1960 और 1970 के दशकों में पर्यावरण संरक्षकों ने वन्य जीवन की रक्षा के लिए नए कानून की मांग की गई थी। हाँ दोस्तों, वन्य जीव रक्षा के लिए नए कानून की मांग की थी। उनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 को लागू किया है। अब इसी के उद्देश्य को देख लेते हैं। इस अधिनियम के तहत संरक्षण प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई है। जी हाँ दोस्तों, इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई। अब हम हिमालय यव को देख लेते हैं। हिमालय यव से यह तात्पर्य है कि हिमालय के क्षेत्रों में चीड़ का पेड़, जिसे सदाबहार वृक्ष के नाम से भी हम जानते हैं, यह हिमालय यव एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया गया है। इसके उपयोग को देख लेते हैं। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टकसोल नामक रसायन निकाला जाता है। हाँ दोस्तों, इसके छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टकसोल नामक रसायन निकाला जाता है। यह कैंसर रोग उपचार के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब इसके नुकसान को देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे रसायन निकालने की प्रक्रिया में यह पेड़ सूख जाते हैं। अब कम होते संसाधनों के सामाजिक प्रभाव को देखेंगे। संसाधनों के कम होने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। कुछ चीजें इकट्ठा करने के लिए महिलाओं पर अधिक बोझ होता है, जैसे ईंधन, चारा आदि इन्हीं के जैसे वस्तुएं।
अब हम संवर्धन वृक्षारोपण को देखेंगे दोस्तों। जब व्यावसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पादप का वृक्षारोपण किया जाता है तो इसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। भारत के कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण किया गया ताकि कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा सके, इससे अन्य प्रजातियों का उन्मूलन हो गया। जी हाँ दोस्तों, जब व्यावसायिक महत्व के लिए किसी प्रजाति के पादप को रोपा जाता है तो इसे संवर्धन वृक्षारोपण के नाम से जानते हैं। अब आगे देखते हैं विकास परियोजनाएं। यह विकास परियोजनाएं दोस्तों आजादी के बाद से बड़े पैमाने पर हुई है। आजादी के बाद से बड़े पैमाने वाली कई विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया गया। इससे जंगलों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। 1952 से आज तक नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों का सफाया हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों का सफाया हो चुका है। अब हम खनन को देखेंगे। खनन से कई क्षेत्रों में जैविक विविधता को भारी नुकसान पहुंचा है। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर में डोलोमाइट का खनन। आगे देखते हैं संसाधनों का असमान बंटवारा। जी हाँ दोस्तों, संसाधन का असमान बंटवारा भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमीर और गरीब के बीच संसाधनों का असमान बंटवारा होता है। इससे अमीर लोग संसाधनों का दोहन करते हैं और पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम दुर्लभ जातियों को देखते हैं। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती हैं तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। आगे देखते हैं स्थानिक जातियां। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां हैं। अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं दोस्तों, स्थानिक जातियों के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण। जी हाँ दोस्तों, वनस्पतियों और प्राणियों के प्रजातियों में ह्रास के कारण को हम देख लेते हैं। कृषि में विस्तार। जी हाँ दोस्तों, यह प्रमुख कारण है कृषि में विस्तार। भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार 1951 से 1980 के बीच 26,200 किलोमीटर से अधिक के वन क्षेत्र को कृषि भूमि में बदल दिया गया। हाँ दोस्तों, 26,200 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को वन क्षेत्र में बदल दिया गया। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरी खेती, जिसे झूम खेती के नाम से भी हम जानते हैं, अथवा स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ। भारत में बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की 79 जातियां, पक्षियों की 44 जातियां और सरीसृपों की 15 जातियां और जल स्थलचरों की 3 जातियां लुप्त होने का खतरा झेल रही हैं। लगभग 1500 पादप जातियां के भी विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 1500 पादप जातियों के विलुप्त होने का खतरा भी बना हुआ है। आगे देखते हैं प्राणी जातियों का वर्गीकरण। प्राणी जातियों का वर्गीकरण में हम देखते हैं इनमें सामान्य जातियां, लुप्त जातियां और सुभेद आदि जैसे जातियां आते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सामान्य जातियां, अब इसे हम देखेंगे दोस्तों। सामान्य जातियों को ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक इत्यादि जैसे जातियां शामिल हैं इनमें। लुप्त जातियां, अब इसे जान लेते हैं। ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं, जैसे एशियाई हाथी, गुलाबी सिरिवल। हाँ दोस्तों, ये जहाँ पर रहते थे वहाँ पर अब अनुपस्थित पाए गए हैं। ये जातियाँ लुप्त जातियाँ हैं। सुभेद जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या लगातार कम हो रही है, यानी कि लगातार घटती जा रही है, जैसे काले हिरण, डॉल्फिन इत्यादि जैसे जीव इसमें शामिल हैं। अब आइए देखते हैं भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात को। भारत अपने वनस्पति जात में अति समृद्ध है। भारत में लगभग 47,000 पादप प्रजातियां तथा लगभग 15,000 पुष्प प्रजातियां स्थानिक स्वदेशी हैं।
भारत अपने प्राणी जात फौना में भी अति समृद्ध है। यहाँ 81,000 से अधिक प्राणी प्रजातियां हैं तथा पक्षियों की 1200 से अधिक प्रजातियां और मछलियों की 2500 से अधिक प्रजातियां उपलब्ध हैं। यहाँ लगभग 60,000 प्रजातियों के कीट पतंग भी पाए जाते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ लगभग 60,000 प्रजातियों के कीट पतंग भी पाए जाते हैं। भारत में लुप्त प्राय प्रजातियां जो नाजुक अवस्था में है उसे हम देख लेते हैं। इसमें दोस्तों चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल और जंगली चीतीदार उल्लू और मधुका इंसिग्निस जो कि महुआ की जंगली प्रजातियां हैं, और हुबरड़िया हेप्टानेरोन जो कि घास की प्रजातियां हैं। ये आदि लुप्त प्राय प्रजातियों की अवस्था में है। लुप्त होने का खतरा झेल रही हैं ये प्रजातियां दोस्तों। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। इस चैप्टर में हम लोगों ने जैव विविधता, प्राकृतिक वनस्पति, पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीवन, संकटग्रस्त प्रजातियां, महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर और चिपको आंदोलन, वन्य विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण और प्रजातियों का वर्गीकरण आदि को पढ़ा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इससे आगे का टॉपिक का वीडियो बनाऊं, यानी कि चैप्टर 3 का वीडियो भी बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।